नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे लोकतंत्र, नीतियां और सरकार की। कारण दुनिया में लोकतंत्र को शासन की अच्छी अवस्था माना गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के साथ कल्याणकारी स्टेट की अवधारणा को भारत ने हमेशा स्वीकार किया। इसकी झलक सरकार की नीतियों में भी देखने को मिलती है। योजनाओं में लोगों की भागीदारी कैसी है, ये पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। महात्मा गांधी जी की बात करें तो वो कहते थे, किसी योजना पर संशय हो तो देखना चाहिए कि उस योजना का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं। अंत्योदय सिद्धांत के रूप में इस बात पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी खासा जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर भी इस पर रहा कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां जो हैं उनका लाभ गांव गरीब तक पहुंचे। इसलिए आज हम बात लोकतंत्र, नीतियां और सरकार की करेंगे और इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर सरकार नीतियों की बात करती है, सरकार की जवाबदेही की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे जी। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत हम करेंगे प्रफुल्ल जी से। प्रफुल्ल जी, लोकतंत्र की बात होती है, नीतियों की बात होती है, सरकार की बात होती है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे जो चैनल है उसका जो ध्येय वाक्य है वो राष्ट्रमंत्र लोकतंत्र है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए मनोज जी, आज संयोग की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संवैधानिक पद पर 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उस उपलक्ष्य में बहुत सारे देश भर में कार्यक्रम भी हो रहे हैं और आप इस विषय को लेकर चर्चा भी कर रहे हो जी। लोकतंत्र का जो पैमाना है, पैरामीटर्स है, वो अलग अलग होते हैं। चीन भी अपने आप को लोकतंत्र कहता है जी, लेकिन इसका सही अर्थ है क्या? तो इसके कुछ मापदंड जो माने जाते हैं उस पर हम यदि कसौटी लगाते हैं जी, तो सहभागिता, जैसे आपने अभी कहा जी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जी, और इसके इन दो विषयों के आधार पर जो स्थापित अकाउंटेबिलिटी, एक उत्तरदायित्व है, और इन तीनों के कारण चौथा जो बिंदु है कि डिलीवरी सिस्टम है, और जिसके कारण एक लोगों को लगता है कि नीतियां जो बन रही है वो हमारे लिए बन रही है और हम तक पहुंच रही है। भारत में इससे पहले नीतियां नहीं बनी, ऐसा नहीं है, लेकिन उन नीतियों को सहभागिता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के आधार पर लोगों तक पहुंचाने की दृष्टि, जी, जिस सोच के साथ, और ये भारत की दृष्टि रही है, ये वेलफेयर स्टेट के कारण केवल आई नहीं है जी, ये भारत में राजा भी वही अच्छा माना जाता था वो जो इन मापदंडों पर, धर्म के आधार पर सही तरीके से काम करता था। यदि हम पिछले कुछ वर्षों में देखते हैं, वैक्सीन का ही उदाहरण देख लीजिए, कम प्रयास नहीं हुए। भारत के वैक्सीन को फेल करने से लेकर वैक्सीनेशन ठीक से कैसे नहीं हो रहा है ये बताने तक सारे तरीके के प्रयास हुए, और केवल भारत में नहीं पूरे विश्व भर में हुए जी। लेकिन फिर भी आज नंबर्स जो बताते हैं और लोगों का इस पर विश्वास जो बताता है कि नीतियां यदि सही मापदंडों पर बनी है और उसका डिलीवरी मैकेनिज्म यदि ठीक है जी, तो वो पहुंचती भी है और उसके परिणाम भी दिखते हैं। मुझे लगता है उन परिणामकारिता के आधार पर हमें नीतियां और सरकार के द्वारा उसके कार्यान्वयन पर हमेशा चर्चा करनी चाहिए। जी, विनय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, विनय जी से भी हम बात करेंगे, लेकिन आपने कहा नीतियों की बात की, क्योंकि जब भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, किसी सरकार की बात करते हैं या सरकार की तरफ से जो नीतियां होती हैं उसकी बात की जाती है, तो बात उसमें आती है जन भागीदारी की, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि नीतियां क्या जनता तक पहुंच रही हैं या केवल घोषणा मात्र है या जमीन पर उतर रही हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू रहता है। आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से एक बदलाव हमें नीतियों के रूप में देखने को मिलता है और उसका कितना महत्व? देखिए, नीतियां भारत
कि स्वतंत्रता से लेकर, और क्योंकि हम 75 वर्ष भी स्वतंत्रता के, हमारी स्वाधीनता के मना रहे हैं, ऐसे में क्या नीतियां खराब बन रही थी? मुझे नहीं लगता कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो ये सोचेगा कि हम नीतियां खराब बनाएं। लेकिन इस देश के एक प्रधानमंत्री को अपने पार्टी के मन से ये कहना पड़ा कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो 15 पैसे भी नहीं पहुंचता है जी। ये सीधी सीधी बात ये बताता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का अभाव होने के कारण डिलीवरी नहीं है। नीतियां अच्छी बन रही है, और उसको बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका जो है वो नीति बनते समय ही सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व करना जी। और जिनके लिए नीति बन रही है उनको भी किसी ना किसी रूप में उसमें भागीदार, उसमें सहभागिता सुनिश्चित करना। 2 उदाहरण आप देख लीजिए पिछले कुछ वर्षों के। जी। भारत में स्वच्छता को लेकर, शौचालय को लेकर, मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से चर्चा की होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन विषयों पर नीतियां नहीं बनी थी, नीतियां बनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये विषय अपने भाषण में उठाना और उसके आधार पर लोगों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, सबको आह्वान करना कि ये सब हमारा सबका मिलकर दायित्व है। सरकार इसमें जो भी सहयोग करना है, नीतिगत विषय है, उसको आगे बढ़ाएगी, लेकिन ये हमारा सबका विषय है। वैसे ही आप देख लीजिए, जब जनधन, उसका आधार और उसके उन दोनों के समन्वय के आधार पर जब सारा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के साथ बैंकिंग में सीधे अकाउंट में पैसे जमा होना शुरू हुआ, कितने लोगों को आशंकाएं थी इसके बारे में जी। लेकिन जिस तरीके से एक विश्वास समाज में उत्पन्न हुआ कि नहीं, ये डिलीवर हो सकता है और हमें इसका लाभ लेना चाहिए, हमारी सहभागिता महत्वपूर्ण है, तो लोगों ने खुद होकर बैंकों में जाकर अपने अकाउंट खुलवाए। इससे पहले प्रयास नहीं हुए थे क्या? हुए थे। रिपोर्ट तो इससे पहले ही आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तभी रिपोर्ट बैंकिंग और इंक्लूजन, सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही आया था। लेकिन उसको एक्चुअल जमीन पर लाना है जी, तो नीति बननी कैसी चाहिए और उसका कार्यान्वयन कैसे होना चाहिए, उसका हमने एक उदाहरण देखा। और उसके कारण मुझे लगता है इसमें ये सारी नीति बनना, उसमें मैंने जैसे कहा कि उसकी प्रक्रिया एक निश्चित तरीके से, उसके साथ साथ नेतृत्व और उसका लीडरशिप और उसका कम्युनिकेशन का स्किल, जी, ये 2 चीजें भी महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी की जनता से संवाद, जी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें है, क्योंकि नेतृत्व पर विश्वास है और उसका सीधा जनता के साथ एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड है, तो कठिन से कठिन निर्णय भी समाज में, लोकमानस में उतारना, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पब्लिक एजुकेशन भी है। जी, बहुत बार कुछ विषयों के बारे में एक धारणाएं बनी होती है, अरे शिक्षा में हो गया, हेल्थ में ये हो गया तो इसके कारण ये नुकसान हो जाएगा। जैसे कुछ हद तक वो फेल्योर मैं मानता हूं कि कृषि कानून के बीच संबंध में हो सकता है जी, लेकिन वो धारणाएं बन जाती है कि ये होगा तो इसके कारण ये होगा, क्योंकि सिस्टमिक कम्युनिकेशन जो है वो इससे पहले वैसा ही रहा है। तो वो बदलना है तो आपको पब्लिक को भी आपके साथ, आप उसके मानस को आपके साथ लाना पड़ेगा। जी। नीतियों में जनता की भागीदारी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा जिस पे आपने चर्चा की, बात की हमसे। लेकिन एक सवाल भ्रष्टाचार का आता है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था रही, तमाम सरकारों ने नीतियों की घोषणा की, बड़े बड़े ऐलान हुए, लेकिन एक भ्रष्टाचार का मुद्दा आजादी के बाद से ही हमें देखने को मिला। मैं कहूंगा एक तरह से भ्रष्टाचार ने नीतियों को प्रभावित करने का काम किया। अगर लोकतंत्र में हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये केवल मैं तो कहूंगा कि स्वतंत्रता के बाद नहीं, स्वतंत्रता से पहले भी भारत में जितने गवर्नर जनरल हुए हैं जी, उनके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में केसेस चले हैं, इंक्वायरीज बैठी है। तो ये सिस्टमिक फ्लॉ रहा है, क्योंकि सिस्टम ही इस तरह के ब्रिटिशों के जमाने में बनाई गई। हमने स्वतंत्रता के बाद, और इसीलिए गांधी जी का तिलिस्मा जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन इसमें फिर से मैं कहूंगा कि
इस व्यवस्था को बदलना है। इस मानसिकता के साथ जब आप नीतियां बनाना शुरू कर दे तो व्यवस्था में अपने आप को, क्योंकि ये बना हुआ है, चुनाव है, चुनाव में पैसा लगना है, पैसे पार्टी की आवश्यकता है, और इसलिए आप रैशनलाइज करते जाते हो सारी चीजों को। लेकिन वहां बैठने के बाद जो नीतियां बनानी है वो इन सारी चीजों को बदलने के लिए करनी है। ये मानसिकता यदि हो और लीडर के बारे में यदि जनता को ये विश्वास हो कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, चाहे मुख्यमंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, आप कितने सारे विषय देख लीजिए, क्या आरोप नहीं लगे, लेकिन जनता को यह विश्वास होना कि ये लीडरशिप जो है वो इनकरप्टिबल है। व्यवस्था के बारे में ये पूरा विश्वास है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन टॉप लीडरशिप के बारे में है। और मुझे लगता है कि मूल्य जो होते हैं हमारे यहां पे, जैसे कहा गया है कि राजा कालस्य कारणम, और डेमोक्रेसी में कहा जाता है पीपल गेट्स गवर्नमेंट दे डिजर्व। तो ये दोनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। राजा का एक मतलब जो भी सत्ता के स्थान पर है उसका एक आदर्श मूल्याधिष्ठित जीवन का उदाहरण जनता अपने जीवन में लाने का प्रयास करती है, और जनता के दबाव के कारण जो सत्ता में बैठे उनको अपना व्यवहार भी बदलना पड़ता है। लेकिन प्रफुल्ल जी, एक बात जो जनता के नजरिए से अगर मैं करूं तो इस देश की जनता ने तमाम तरह की नीतियां, बहुत लोक लुभावनी नीतियां देखी, घोषणाएं सरकारों की देखी, लेकिन अक्सर एक सवाल ये उठता था कि क्या वो नीतियां जनता तक पहुंच रही हैं, गांव गरीब तक पहुंच रही हैं, नीचे तक पहुंच रही हैं? उनका क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा एक रहा है देश का। जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगा प्रफुल्ल जी, लेकिन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी। प्रमोद सावंत जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार प्रमोद जी, अगर केंद्र और राज्यों के संबंधों की मैं बात करूं तो इसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर से अगर हम आर्थिक मुद्दों की बात करें और जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो आज की स्थिति में केंद्र और राज्यों के संबंधों को आप कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि 20 साल लोक सेवा में आज उनके कंप्लीट हो गए हैं, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका जो तत्व है अंत्योदय तत्व तक काम करने का वो पहुंच रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, आई थिंक इट इज इम्प्रूव्ड वेरी मच, इट इज इम्प्रूव्ड। और फर्स्ट टाइम देयर इज ए नीति आयोग की तरफ से जिस तरह से इंटरेक्शन स्टेट से हो रहा है, इससे पहले इस तरह का इंटरेक्शन कभी न हो पाया था। खुद नीति आयोग इंटरेस्ट लेके स्टेट के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, वो कहाँ पे अड़के हुए हैं, इस तरह की बात अभी स्टार्ट हो गई है, और डेफिनेटली दैट विल ग्रेट हेल्प फॉर द गोवा जैसे छोटे राज्य के लिए भी। इतने ध्यान से केंद्र अपना ध्यान हमारे राज्य के ऊपर देता है, और केंद्र से ढेर सारा निधि हमारे गोवा राज्य को मिलता है। जी प्रमोद जी, पहले अक्सर ये देखने को मिलता था कि किसी नीति को लेकर या आर्थिक हिस्सेदारी को लेकर राज्य और केंद्र के बीच टकराव देखने को मिलता था। क्या आप कहेंगे कि उस समस्या पर अंकुश लगा है, कम हुई है? बिल्कुल कम हुई है। कि जिस तरह से मुझे लगता है कि केंद्र में राज्य के लिए जो जो निधि उपलब्ध है वो 100% उस राज्य का जो हिस्सा है उस राज्य को मिलता है। डेफिनेटली मैं तो ये बोलूंगा कि उससे ज्यादा ही मिलता है, उससे कम कभी नहीं मिलता है। जो प्रोजेक्ट हम भेज देते हैं, द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करके वो प्रोजेक्ट उस राज्य को मिल रहा है। जी अगर बात लोकतंत्र की जाए, तमाम लोग सवाल उठाते हैं देश में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर, आप कैसे देख रहे हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन बताइए। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको, इस समय जो देश में स्थिति मुझे है? तो लगता है कि इस बार डेमोक्रेसी अच्छी तरह से कि हर राज्य में, हर पूरे देश में यानी डेमोक्रेसी अच्छी तरह से फॉलो की जा रही है, और इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी में किसी भी बात पे कोई सवाल उठाने की बात ही नहीं है। जी एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी बहुत जन कल्याणकारी काम करे। एक मुख्यमंत्री के रूप में आप कैसे एक राज्य की कल्पना करते हैं, अगर एक वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है तब?
मैं ये बात बताऊंगा कि जैसे माननीय मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो डिफरेंट स्कीम वहां पे इम्प्लीमेंट किए हैं। अभी पंतप्रधान होने के बाद भी इस राज्य को यानी वेलफेयर स्टेट हो या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो हमेशा के लिए वो मदद करते आ रहे हैं। और इसलिए आज गोवा राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते इन बोथ में इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों आगे बढ़ाते वक्त हम हर राज्य के वेलफेयर स्कीम भी अच्छी तरह से चलाते हैं। और इवन दो द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट राज्य का किस तरह से बढ़ावा देना। जी प्रमोद जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रफुल्ल जी, अगर बात महिला सशक्तिकरण की जाए, गरीबी की जाए, क्योंकि गरीबी का एक मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा इस देश में। अगर मैं बात 70 के दशक की करूं तो गरीबी हटाओ का नारा लगा, लेकिन गरीबी हटी नहीं। वही बात नीतियों की बात आती है कि गरीबी हटाने को लेकर नीतियां तो बहुत बनी, लेकिन गरीबी नहीं हटी। और महिला सशक्तिकरण की बात भी खूब होती रही, गांव गरीब की बात खूब होती रही, खेती किसानी की बात खूब होती रही। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक, जिस व्यवस्था के थ्रू आप इन सारी नीतियों का कार्यान्वयन कर रहे हो वो व्यवस्था कैसी है। देखिए, जो पूरा तंत्र ढांचा बना हुआ है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो यदि अपने आप को अकाउंटेबल मानता है और जो नीतियां बनी है उसके कार्यान्वयन के प्रति उसको कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है, ये सेंस उसको पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से है, तो वो नीतियों का सही तरीके से कार्यान्वयन भी करेगा। जी, ये एक मुद्दा। दूसरा विषय ये है कि उन नीतियों के पीछे की सोच क्या है। मैं मानता हूं कि जो बड़ा परिवर्तन पिछले 4-5 वर्षों में है उसमें यह है कि क्या हमें समाज के निचले तबके को, व्यक्ति को सरकार पर निर्भर बनाना है, या उसको आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उसको भी आत्मनिर्भर बनना है। जी, वेल्थ क्रिएशन के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये माना जाता था, क्योंकि सोशलिस्ट पैटर्न का इतना ज्यादा दबदबा था कि संपत्ति का अर्जन करना माने बहुत बड़ा पाप हो गया हो। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, वो लीगली कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इस पर नहीं चर्चा होती थी। मैं नहीं कर रहा हूं कि कैपिटलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म ये इशू नहीं है, लेकिन भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का अपना एक मॉडल हमेशा से रहा है और वो अभी भी सक्सेसफुल मॉडल है। सोशलिज्म से ग्लोबलाइजेशन तक में हम सारी चर्चा कर चुके। आप मुरादाबाद जाकर देख लीजिए, आप तिरुपुर जाकर देख लीजिए, आप गुजरात में चाहे आनंद देख लीजिए, आपको ये सक्सेसफुल मॉडल जो दिखेंगे ये इंडियन, जिसको हम भारतीय स्वदेशी डेवलपमेंट के मॉडल्स कह सकते हैं, वही सक्सेसफुल मॉडल ग्राउंड पर है जी। लेकिन उनके बारे में चर्चा करना, क्योंकि वेस्टर्न मॉडल के सिवा हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि सोशलिज्म है या कैपिटलिज्म है। आप अंत्योदय की बात करोगे, आप एकात्म मानव दर्शन की बात करोगे तो आप तो पिछड़े हो। तो इसके पीछे की सोच क्या है, मुझे लगता है ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और तीसरा, मैंने जैसे कहा कि जिनके लिए ये बना है उनकी सहभागिता का मैकेनिज्म क्या है। जैसे आपने महिला सशक्तिकरण की बात की जी, दो विषय आप ले लीजिए पिछले 5 वर्षों के, एक उज्ज्वला योजना और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना। इससे पहले भी आवास योजनाएं बनी थी, इंदिरा जी के नाम पर भी आवास योजना बनी। हमको यह स्मरण है गैस के लिए और ऐसी सुविधाओं के लिए किस तरीके से नंबर लगाने पड़ते थे, बुक करना पड़ता था, कितने सालों बाद कनेक्शन मिलता था। अब उसकी अवेलेबिलिटी कराने के पीछे की सोच को पहले लाया गया कि भाई ये होगा तो स्वास्थ्य पर इतना कम खर्च होगा, महिलाओं को इतना समय मिलेगा, चूल्हे के लिए लकड़ी लाने नहीं जाना पड़ेगा। ये सोच बदलने के कारण उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी। और एक्सेप्टेबिलिटी केवल बढ़ी नहीं, जब वो कनेक्शन और घर की चाबी दोनों उस महिला के नाम पर जाने लगी तो उसको ये आत्मविश्वास आ गया कि मैं इसमें समान, एक तरीके से अंग्रेजी में जिसको कहते हैं इक्वल शेयर होल्डर हूं जी, स्टेक होल्डर हूं इस सारी व्यवस्था में। मेरा परिवार और मेरी जो शासन व्यवस्था है, ये आपस में इनका एक जो संबंध है, क्योंकि अल्टीमेटली लोकतंत्र है क्या, व्यक्ति और राज्य
इनका आपसी संबंध हर 5 साल बाद टेस्ट करने वाली सिस्टम लोकतंत्र है। जी। चुनाव उसका माध्यम है, लेकिन चुनाव टू चुनाव केवल सोचना या उन दो चुनाव के बीच में कौन सी नीतियां आ रही है, क्या डेवलपमेंट और गवर्नेंस, ये पूरा डिस्कोर्स आने वाले चुनाव के लिए बन सकता है क्या? मोदी जी के इसमें जो बड़ा बदलाव आया है वो नेतृत्व, विकास और सुशासन, और उसके आधार पर पहली बार के चुनाव जीता जा सकता है। और ये करने के लिए आपको आपके मूलभूत जी। जो सभ्यता के मानबिंदु है, मूल्य है, उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको पश्चिम की तरफ ताकने की आवश्यकता नहीं है। आज आप कल्पना कीजिए, हमको आज की आर्थिक स्थिति में यदि फाइजर और मॉडर्ना जैसे वैक्सीन पर डिपेंड रहना पड़ता तो आज हमारे देश में क्या अवस्था होती सेकंड कोरोना की वेव के बाद, आप इमेजिन करके देखिए। जी। एक विषय आता तकनीक से तरक्की का, कि तकनीक के जरिए योजनाएं आम जनता तक पहुंचे और तरक्की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि तकनीक की बात, टेक्नोलॉजी की बात सभी सरकारों ने की है, सभी ने उसके लिए अपने अपने ढंग से काम भी किया है, लेकिन एक बड़ा बदलाव क्या हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का जो मैंने इशू उठाया, उसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। आप जैसे ही ह्यूमन इंटरवेंशन कम कर देते हो, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव आया। मेरी केस, मैं जो फाइल कर रहा हूं, कौन से वार्ड में है, कौन से ऑफिसर के पास है, मुझे यहां बैठे बैठे पता है, मुझे वहां पे हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं रेगुलर टैक्स भरने वाला हूं और मेरा ये फाइल हुआ है रिटर्न, तो मुझे वो दिख रहा है। अकाउंट में पैसा जा रहा है तो जो छोटा किसान है या जिसको मदद मिल रही है, उसको सरपंच या पोस्ट ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, उसके अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। आप उस टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो किस लिए कर रहे हो? पहले ये हमें डर लगा रहता था कि टेक्नोलॉजी आएगी तो वो नौकरियां छीन लेगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का रोल जो है वो कम हो जाता है। लेकिन आज हम इस पोजीशन में आ गए कि टेक्नोलॉजी इतने रोजगार क्रिएट करेगी और ट्रांसपेरेंसी भी लाएगी, डिलीवरी का मैकेनिज्म भी सुधर जाएगा, तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये अप्रोच का बहुत बड़ा अंतर है। एक सवाल आता है वैश्विक पहचान का और संस्कृति हमारी शक्ति, ये दो मुद्दे एक ऐसे रहे जो हमें उभरते हुए दिखते हैं कि आज के जो भारत की छवि वैश्विक स्तर पर दिखती है तो एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जिसकी कल्पना की जाती है, दुनिया भारत की शक्ति को स्वीकार करती है, और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी अब दुनिया मान रही है, और ना केवल उसको दुनिया में स्थापित हो रही है, महत्व भी मिल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी यूनाइटेड नेशंस का अधिवेशन हुआ जी, 3 भाषण हुए। एक अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का भाषण हुआ। उन्होंने एक तरीके से स्वीकार कर लिया कि भाई हमको जो है हमारे मॉडल और विश्व में जो रोल है उसको लेकर थोड़ा सा हम रिव्यू कर रहे हैं अपने आप को। दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का था, और वो पश्चिम के लोकतंत्र के विकास के मॉडल को कैसे हम एक अल्टरनेटिव दे रहे हैं ये पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में भारत के राष्ट्रपति, जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पे जाते हैं और कहते हैं कि भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी है एंड डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, ये भारत ने शो किया है। ये आत्मविश्वास दिखाता है कि हम कौन से मूल्यों पर, हम 1947 से आए हुए डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं लोकतंत्र की जननी भारत है। हमारे जो मगध से लेकर बहुत सारे राज्य व्यवस्थाएं थी, वो एक तरह के सभा और समिति के आधार पर लोकतंत्र के बीजारोपण उन्होंने किया था। ये आत्मविश्वास के साथ जब हम उतरते हैं तो फिर लोग योग भी स्वीकार करने लगते हैं, आयुर्वेद भी स्वीकार करने लगते हैं, और आपकी बाकी चीजों को भी मान्यता मिलती है। आप यदि इस गुलामी की मानसिकता के साथ रहोगे कि जो कुछ हुआ है वहीं पे हुआ है, तो फिर मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपने भाषणों से और नीतियों से इस चीज में बड़ा बदलाव लाया है। इसलिए भारत पे विश्वास भी बढ़ा है, स्वीकार्यता भी बढ़ी है। और यही खूबी है लोकतंत्र की कि नीतियां जो होती हैं सरकार की वो आम जनता तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इसका भी समय समय पर जनता अपने नजरिए से उसे देखती है, उस पर चर्चा भी होती है, और यही सरकार की जवाबदेही भी है कि सरकार जो नीतियां बनाती है वो जनता तक
पहुंचे। प्रफुल्ल जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।